खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात अनकरीब हैं। इसी कड़ी में जो लीडर्स हैं, तमाम पार्टियों के लीडर्स हैं, उनकी बयानबाजियों का दौरा है। इसके लिए जो लीडर्स हैं उनके बयानबाजी किस हद तक जाती है ये भी हम आपको बताएंगे। इस वक्त हम बात करेंगे रियासती वजीर रघुराज के बयान का। जी हां, सियासतदान इसके लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं और अपने बयान से माहौल गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में ताजा बयान उत्तर प्रदेश के रियासती वजीर रघुराज सिंह ने दिया है। उन्होंने मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा बताया है। रघुराज सिंह पहले भी नफरत आमेज और समाजी तफरीक पर मबनी बयान दे चुके हैं। CAA और NRC की मुखालिफत में होने वाले एहतजाज के दौरान भी उन्होंने एहतजाजियों को जिंदा दफन करने वाला बयान दिया था। तो रघुराज सिंह अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और आज जो उनका बड़ा बयान सामने आया है उसमें सीधे तौर पर उन्होंने मदारिस को टारगेट किया है। उनका बयान भी हम आपको सुनवाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर भगवान मुझे मौका देगा तो मैं मुल्क के सारे मदारिस को बंद कर दूंगा, क्योंकि मदारिस में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है। दहशतगर्दी का अड्डा उन्होंने तमाम मदारिस को बताया है। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं वह आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहाँ से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। इसलिए इस देश में हमें पूर्ण तरह से आतंकवाद खत्म करना है। आतंकवाद का मुंह कुचलना है सर्प की तरह, जैसे उसका फन कुचल दिया जाता है, वैसे ही आतंकवाद का भी फन हम लोग कुचलेंगे। भगवान इस लायक मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाएं, क्योंकि 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिए और मदरसे में केवल आतंकवादी पैदा होते हैं। तो आपने सुना रघुराज सिंह के बयान को। बेहद मुतनाज़ा बयान उनका ये सामने आया है, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने मदरसों को लेकर सवाल खड़ा किया है। हालांकि वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इससे पहले उन्होंने CAA NRC के दौरान जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसमें जो एहतजाजी शामिल थे उनको जिंदा दफन करने वाला बयान भी दिया था, जिसको लेकर भी काफ़ी सियासी घमासान हुआ था। अब जो नया बयान उनका सामने आया है मदरसों को लेकर, उस पर भी सियासी रद्द-ए-अमल भी आना शुरू हो गया है। और क्या वजूहात हैं इस तरह के बयान देने की, इसका क्या मोटिव है, इस पर भी कुछ खास मेहमान से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो तकलीफदेह बात यह है कि इस तरीके का मुतनाज़ा बयान की जो तस्दीक है या जो पुश्तपनाही कहें वो कहां से मिल रही है और क्यों इस तरीके की तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है मुआशरे में। मुतनाज़ा बयान इसलिए है क्योंकि इसमें एक किसी खास कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की गई है और मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा बताया गया है, जो कि एक मुतनाज़ा बयान है। तो इसी मामले पर हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश से मौलाना सूफियान निजामी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। मौलाना साहब, आपका न्यूज़ 18 उर्दू में खैर मकदम है। आपने बयान तो सुन ही लिया होगा रघुराज सिंह का, बेहद मुतनाज़ा बयान है। और लेकिन इस तरीके के इल्ज़ामात लगातार मदारिस पर लगाए जाते रहे हैं। कई बार मदारिस में दहशतगर्दी को लेकर आवाज़ें उठी हैं। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, इस तरीके के जो बयानात हैं वो एक सोची समझी साजिश के तहत दिए जाते हैं जी। और जाहिर है कि जिन लोगों को जनता की फलाह व बहबूद, अवाम की फलाह व बहबूद और उनके बुनियादी मसाइल के हल के लिए चुना जाता है, जब वो लोग उन बुनियादी मसाइल को हल करने में फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं जी, तो वो इस तरीके के बयानात देकर कहीं न कहीं मजहबी तफरीक को बढ़ावा देकर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। ये बयानात जो दिए जा रहे हैं या जो बयान हालिया अभी वक्ती तौर पर दिया गया है, ये बिल्कुल उनकी हालत पर मबनी बयान है। इसलिए कि जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो हवाला दिया गया है उसके बारे में खुद हमारे वजीर आजम और उनकी पार्टी के सरबराह जनाब नरेंद्र मोदी साहब उसको मिनी इंडिया का खिताब देते हैं। मदरसों के सिलसिले में जो हमारे पिछली गवर्नमेंट के जो गृह मंत्री जनाब राजनाथ सिंह साहब, वो खुद मंजर आम पर आकर इस बात को कहते हैं कि मदरसों का कोई भी कनेक्शन टेररिस्ट एक्टिविटीज में नहीं है। और इस तरीके की और भी मिसालें हैं जहां पर मदरसों के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं वो उनकी वीडियोग्राफी कराई जाती है
तो मदरसों का अपनी एक तारीख रही है, मदरसों की कुर्बानियां रही हैं, और इस मुल्क की आज़ादी के लिए जितनी कुर्बानियां मदरसों ने दी हैं या मदरसों में पढ़ने वालों ने दी हैं, शायद ही कहीं और उसकी आपको मिसाल मिलती है। तो ये तमाम तर जो बयानात दिए जा रहे हैं, ये असल में अपनी नाअहली का सबूत है कि हम बिल्कुल नाअहल हो चुके हैं अवाम के मुद्दों को हल करने में। तो मुझे लगता है कि ये एक 2022 के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए इस तरीके के बयानात दिए जा रहे हैं। हो सकता है, लेकिन क्या इलेक्शन में इस तरीके बयानात देने की जरूरत है? क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, देखिए, ये एक स्ट्रेटजी होती है कि जब बड़े पैमाने पर अगर आपको तफरीक करना है और इलेक्शन को मजहब की बुनियाद पर या कौम और कौमियत की बुनियाद पर लड़ना है, तो इस तरीके की कम्युनिटी वार पैदा करने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, जहां पर एक तबके को, एक माइनॉरिटी और खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर उभारा जाए, उनके इंस्टीट्यूशन के सिलसिले में, उनके इदारों के सिलसिले में, उनके जहनों में एक नफरत पैदा की जाए और उसका फायदा इलेक्शन में हासिल किया जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो हिंदुस्तान की आवाम है वो इन तमाम तर सियासी हरबों से बखूबी वाकिफ है और उनको इस बात का इल्म है कि ये जो हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद सियासत में आला मकाम को हासिल करना है और सत्ता को कहीं ना कहीं हासिल करना है। इसलिए अब हिंदुस्तान की आवाम और खासतौर पर सूबे उत्तर प्रदेश की आवाम बहुत होशियारी के साथ, बहुत जहानत और दानिशमंदी के साथ 2022 के इलेक्शन में बगैर किसी मजहबी तफरीक में आए हुए इंशाअल्लाह वोट करने वाली है और उसका नतीजा हम और आप इंशाअल्लाह देखेंगे। बिल्कुल सुफियान साहब, जिस तरीके का ये बयान है उससे आइडियोलॉजी का भी पता चलता है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो मरकजी हुकूमत है या यूपी की जो हुकूमत है उसको इन इल्जामात की तस्दीक नहीं करनी चाहिए, पुश्तपनाही नहीं करनी चाहिए? देखिए, ये जो बयानात दिए जा रहे हैं, ये तमाम तर बयानात जाहिर है कि हुकूमत की पुश्तपनाही की बुनियाद ही पर है, क्योंकि माजी में भी आपने देखा कि जिस तरीके से मुसलमानों को गालियां दी गई, मुसलमानों को सबो शितम किया गया और उससे पहले मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन को लेकर, इदारों को लेकर, मदरसों को लेकर बयानबाजियां की गई और कभी उनको पाकिस्तान जाने की बात कही गई, उनके बारे में मुख्तलिफ बयानात इस तरीके के देते चले आ रहे हैं ये लोग। और जाहिर है कि इनकी हिम्मतें उस वक्त बढ़ती हैं जब हुकूमत की तरफ से इन पर कोई कदगन नहीं लगाया जाता है। अगर वाकई में हुकूमत की तरफ से इन पर कदगन लगा दिया जाए, इन पर कोई कार्रवाई कर दी जाए, तो मुझे लगता है कि ये इस तरीके के बेबुनियाद इल्जामात और बेबुनियाद बयानात और जहालत पर मबनी बयानबाजी से कहीं ना कहीं आवाम को छुटकारा भी मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हुकूमत वाकई में मुसलमानों के ताल्लुक से सेंसिटिव है, हसास है और उनको लगता है कि इस मुल्क का मुसलमान हिंदुस्तान का सच्चा और पक्का शहरी है और इस मुल्क की वफादारी अपने सीनों के अंदर, अपने दिलों के अंदर रखता है, तो उनके जज्बात का एहतराम करते हुए हुकूमतों को भी इन बेबुनियाद इल्जामात लगाने वालों पर, बयान देने वालों पर फौरी तौर पर कार्रवाई करने की जरूरत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस तरीके के बयानों से खास करके किसी एक कम्युनिटी को ठेस पहुंचती है। वहीं हमने लगातार देखा है कि जो भी करंट गवर्नमेंट है, मरकजी हुकूमत है, जो भी लीडर्स इन बयानों को देते हैं, उनकी हुकूमत इन मामलों को लेकर खामोश नजर आती है, कुछ भी तस्वीर वाज़ेह नहीं की जाती है और तजब्जुब बरकरार रहता है। मौलाना सुफियान साहब, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। जी हां, मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के हवाले से खबर है। परमबीर सिंह, जिनको भगोड़ा साबित कर दिया था, जिनके घर नोटिस लगा दिया था, वो अब मुंबई पहुंच गए हैं और आज ही उन्होंने सुबह कहा था कि अपने चंडीगढ़ में होने की तस्दीक उन्होंने कही थी और अब वो मुंबई पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि वो मुनासिब वक्त पर जांच में शामिल होंगे। मामला क्या था आपको बता दें, जबरन वसूली का ये मामला था। जांच एजेंसियां उनकी तलाश कर रही थी और कई बार समन जारी करने के बाद भी वो एजेंसीज के सामने पेश नहीं हो रहे थे, अपना पक्ष नहीं रख रहे थे, तो जांच में ताउन के लिए बार बार समन भेजा जा रहा था। लेकिन अब उनका कहना है कि उनको जांच एजेंसी
पर पूरा एतमाद है और वो मुनासिब वक्त पर जांच में शामिल होंगे। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आखिरकार परमवीर सिंह का पता चला और अब वो मुंबई पहुंच गए हैं। लेकिन निश्चित होकर करीब 7 महीने बाद परमवीर सिंह मुंबई पहुंचे हैं और इस समय वो गोरेगांव कथित रंगदारी मामले में जांच में शामिल होने के लिए क्राइम ब्रांच यूनिट 11 का जो दफ्तर है कांदीवली में वहां मौजूद है। वहां पे स्थानीय जो डीसीपी है वो उनका बयान जो है वो दर्ज कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि 100 करोड़ की वसूली के मामले में कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और चंडीगढ़ से मुंबई पहुंचे परमवीर सिंह ने कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे और उन्हें अदालत में जो है पूरा भरोसा है। लेकिन 7 महीने बाद परमवीर पहुंचे हुए हैं और सूत्र हमारे ये भी बता रहे कि यहाँ बयान दर्ज करवाने के बाद जिस तरह से उन्हें फरार घोषित किया गया उस मामले में भी वो कोर्ट का रुख जो है कर सकते हैं। तो इस समय जो है क्राइम ब्रांच की यूनिट 11 में वो मौजूद है। जो डीसीपी है वहाँ पे नीलोत्पल मिश्रा वो उनका बयान दर्ज कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आखिरकार परमवीर सिंह पहुंच गए हैं एजेंसी के सामने। जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे ने बताया इस वक्त उनसे तफ्तीश की जा रही है, वो एजेंसी के सामने पेश हो चुके हैं और अपनी वजाहत भी पेश कर रहे हैं। अमित, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। न्यूज रूम लाइव में ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और अब बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आज के होने वाले बड़े प्रोग्राम की। जी हां, आज नोएडा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट का संग बुनियाद रखने वाले हैं। कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि संग बुनियाद रखा जाएगा और इस प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि ये एयरपोर्ट 6200 हेक्टेयर अराजी पर होगा। एयरपोर्ट की तामीर पर 30,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एयरपोर्ट की तामीर का काम मरहलेवार तरीके से मुकम्मल होगा। पहले 2 रनवे और 1 टर्मिनल की तामीर की जाएगी। इसके बाद 3 रनवे बनाए जाएंगे। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली परवाज का हदफ 26 सितंबर 2024 मुकर्रर किया गया है। इस हवाई अड्डे के सबब उत्तर प्रदेश के रास्ते दुनिया के लिए खुल जाएंगे और इससे रियासत को लॉजिस्टिक के आलमी नक्शे में मुकाम हासिल हो जाएगा। इस एयरपोर्ट की तामीर से मगरबी यूपी की तस्वीर बदलने और रोजगार के मौके पैदा होने के दावे भी किए जा रहे हैं। तो बहुत जल्द इसका संगे बुनियाद रखे जाने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसका संगे बुनियाद रखेंगे। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जश्न का माहौल है इस वक्त नोएडा में। तो अब बात करेंगे किसानों के एहतजाज की। जी हां, तो आज किसानों के एहतजाज को 1 साल मुकम्मल पूरा हो रहा है और इसी ज़िम्न में किसानों ने आज हैदराबाद में महाधरने का इनेकाद किया था, जिसमें राकेश टिकैत के साथ कई और बड़े किसान लीडर भी इसमें शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ज़राई कवानीन को वापस लेने के ऐलान के बावजूद किसानों ने दीगर अहम मुतालबात की यकसोई के लिए अपना एहतजाज जारी रखने का मंसूबा बनाया है। तो हैदराबाद के इंदिरा पार्क में धरना चौक पर महाधरने का इनेकाद किया गया है। इस धरने में तमाम किसान लीडर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, जो आपने कहा है कि ट्रैक्टर रैली वो 29 तारीख को हो के रहेगी, अगर रिस्ट्रिक्शन जाहिर तौर पे संसद जाने के लिए गवर्नमेंट नहीं अलाउ करेगी, उस कंडीशन में भी क्या ट्रैक्टर रैली आप करेंगे? फिर समझ लो, ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी की तरह नहीं है। वहाँ पे 500 लोग इस वाले बॉर्डर से जाएंगे और 500 लोग टिकरी बॉर्डर से जाएंगे। भारत सरकार ने कहा कि हमने रास्ते खोल दिए। हमने ये कहा कि रास्ते हमने बंद नहीं कर रखे, सरकार ने बंद कर रखे। तो हम खुले हुए रास्तों को, अगर रास्ता खुल रहा है तो जाएंगे, रास्ता बंद है तो नहीं जाएंगे। एजेंडा क्या है? एजेंडा सारे होंगे कि ये जो हुआ है, 3 कानून वापसी हुई है, अगला आंदोलन हमारा कैसे चले, ये एजेंडा है। ये आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री 1 जनवरी को बताएं कि इनकम कैसे डबल होगी, और जो उनका जो गवर्नमेंट का कहना है कि ये 3 जो कानून थे इसी के जरिए जो है वो इनकम डबल करने का प्लान था। अच्छा, इनके प्लान था इनकम डबल करने का। एमएसपी का क्या है फिर? एमएसपी से किसान को, अगर सरकार एमएसपी देगी, एमएसपी देने से किसान को लाभ होगा या हानि होगा, ये क्वेश्चन मेरा है। अगर लाभ होगा तो क्यों नहीं दे रहे, और हानि है तो इसको खत्म करो। हम मांग रहे हैं कि इससे आमदनी बढ़ेगी हमारी, आप इसको लागू कर दो। अपने घोषणा पत्र में डालते हैं कि हम C2+50 वाला फार्मूला देंगे और देते नहीं। मार्केट जिस हिसाब से बढ़ा,
हमको बाजार भाव दे दो ना, मार्केट जिस हिसाब से बढ़ रहा है उसी हिसाब से फसलों के रेट बढ़ा दो। वो करेंगे नहीं। एजेंडा व्यापारियों का तय करेंगे, एजेंडा करेंगे बड़े बड़े उद्योगपतियों का तय, और नाम किसान का लिखेंगे। तो कानून वापस हो गए, अब क्या? अरे अब क्या, ये कानून वापसी तो 1 साल की प्रक्रिया थी। जो हमारे पुराना एजेंडे हैं कि फसलों के रेट बढ़े, दाम बढ़े, ये हो, किसान जिंदा रहे, किसान को फ्री बिजली मिले, उस पर सरकार बात नहीं करना चाहती। सरकार बात करे ना, ये टेबल पे बैठ के बात होगी सारी। सरकार है कहाँ? सरकार को ढूंढेंगे, पूरे देश में ढूंढेंगे सरकार। तो कुल मिला के जो राकेश टिकैत हैं, उनका कहना है कि जो ये जो 29 तारीख को ट्रैक्टर रैली है, अगर रास्ते बंद कर दिए गए तो ट्रैक्टर रैली नहीं जाएगी। ये पिछले बार की तरह नहीं होगा जैसे लाल किले में हुआ था। उनका कहना है कि रास्ते अगर बंद खुले रहे तो उसी तरह से ट्रैक्टर रैली जाएगी। अब ये देखना ये है कि किस तरह से ये मूव होता है। 27 को जो मीटिंग है उसमें फाइनली कॉल लिया जाएगा। कैमरामैन नवीन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। शुमाल मशरिकी दिल्ली फसादात से जुड़े एक मामले में कड़कड़डूमा अदालत ने आज 5 मुलजमीन को बरी कर दिया है। मामला है उस्मान इलाके का, जहां पर आगजनी और लूटपाट का वाकया पेश आया था। इस मामले में अदालत ने समाअत करते हुए ये फैसला सुनाया है। इसी के साथ साथ तफ्तीशकार को सख्त व सुस्त कहा। अदालत के मुताबिक इस केस में शिकायत कुनंदा ही गवाह था, इसके अलावा कोई दूसरा गवाह नहीं था। अदालत ने कहा कि चार्जशीट से ये पता नहीं चलता है कि किसी दूसरे गवाह की तलाश की गई या नहीं। अदालत ने तफ्तीशकार के तरीकेकार और बेहिसी पर उसकी खबर ली। अदालत ने कहा कि इस पूरे मामले में जांच के दौरान शिकायत कुनंदा को हुई जहनी अजियत और माली नुकसानात को पेश नजर नहीं रखा गया। तो न्यूज रूम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।